वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में चैप्टर 12 दैट इज़ SHM इसके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 19th अप टू 18th हमारा हो चुका है। सो क्वेश्चन 19 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m is stretched to three springs A, B and C of equal force constants K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillation. So इसमें हम लोगों से टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग इसके डायग्राम को देख लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। देखिए इस तरह से एक स्प्रिंग है और ये एक मास के साथ अटैच्ड है। देन इसके साथ एक और भी स्प्रिंग है इस तरह से और एक स्प्रिंग इस तरह से है कुछ। अब ये एंगल जो है दैट इज़ हमको 90 डिग्री दिया जा रहा है। सो दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री और ये वाला जो एंगल है दैट इज़ हमको 45 डिग्री दिया जा रहा है। सो ये 45 डिग्री है। तो देखिए इसमें हम लोगों से कहा गया है कि इस पार्टिकल जो है इसको इस पुश स्लाइटली अगेंस्ट स्प्रिंग C। सो पहले ये B स्प्रिंग है, ये C और ये A स्प्रिंग है। तो देखिए जब इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रेस किया जाएगा तब क्या होगा कि C में जो होगा वो कॉम्प्रेशन होगा, स्प्रिंग C में कॉम्प्रेशन होगा। तो जब स्प्रिंग C में कॉम्प्रेशन होगा तो ये उस कॉम्प्रेशन के अगेंस्ट मीन्स इसमें डाउनवर्ड एक कॉम्प्रेशन होगा तो ये इसमें जो kx फोर्स स्टोर्ड होगा ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सपोज अभी हम लोग इसको kxc कह लेते हैं, मीन्स स्प्रिंग C में जो कॉम्प्रेशन हुआ है तो उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। अब देखिए जब ये इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा होगा तो इसको समझने के लिए हम लोग एक मीन्स लाइंस के टर्म में ले लेते हैं। तो देखिए अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से है तो सपोज हमने इसको जब कंप्रेस किया होगा, ये तीन हमारे स्प्रिंग हैं पर हम इसको लाइंस में दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझने में क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर जब ये कंप्रेस होगा तो इस डायरेक्शन में ये C वाला जो है वो सपोज X मूव करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, ये वाला जो स्प्रिंग होगा मीन्स A वाला स्प्रिंग ये इस तरह से कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। सो ये A वाला स्प्रिंग इस तरह से होगा। अब देखिए ये B वाला जो है वो भी कुछ इस तरह से स्ट्रेच होकर के यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो एक्चुअली में हम लोग अब इसको सेकेंड टाइम ये समझने के लिए हम लोग देख लिए कि ये इस तरह से स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। अब इसका इलोंगेशन इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इन टर्म्स ऑफ लाइन ही ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। अब देखिए जब ये यहाँ से मीन्स एलोंगेट होगा तो ये लाइन इस तरह से कुछ बनेगा और ये लाइन इस तरह से कुछ बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया होगा दैट एलोंगेशन जो होगा वो किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। तो अगर इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा। अब इतना सा जो इसमें पोर्शन बचेगा वो उसका एलोंगेशन हो जाएगा। तो देखिए इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाला ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा x है और ये एंगल देखिए हमको ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का दिया जा रहा है। सो ये एंगल दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं तो देखिए ये लाइन है एक ये लाइन है और ये वाला पोजीशन हमारा x है। अब यहाँ से इधर में रहा है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो ये एंगल 45 का हो रहा है हमारे पास। तो ये एंगल हमको कितना बन रहा है तो 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये 45 का है और ये भी इसके साथ 90 होगा। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का एक मीन्स पिक्चर थोड़ा सा बड़ा करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको एंगल के टर्म्स में इस तरह दिखाएंगे। तो इसको जो है सो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाला सपोज हमारा x था, अब ये जो एंगल है ये 45 है, ये 90 होगा तो ये एंगल भी हमारा 45 होगा और ये एंगल भी 45 ही होगा।
अब देखिए इसको अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी कह लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यूजिंग साइन लॉ, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन लॉ को यूज करें, सो यूजिंग साइन लॉ इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, सो ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन लॉ को यूज़ करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, तो देखिए एक्स वाई में उसके सामने का एंगल, तो सामने का एंगल जो है दैट इज़ हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का हो चुका है और हमको क्या चाहिए कि हमको ये वाला पॉइंट मीन्स ए बी वाला चाहिए, तो हम लोग ए बी का जो साइड है मीन्स इस साइड को एलोंगेशन इन सी था, सो इसको हम लोग एक्स सी से डिनोट कर रहे थे, तो ये वैल्यू हमारा एक्स सी है, तो इसको हम लोग एक्स सी ही रख लेते हैं। अब इसको सपोज ए बी वाले को हम लोग एक्स कर लेते हैं, तो जब ए बी वाले को एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है एक्स बाय, और इसके सामने का एंगल क्या है तो 45, सो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे तो साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, एक्स सी बाय में साइन 91 हो जाएगा और ये बनेगा हमारा x अपॉन साइन 45, सो साइन 45 का वैल्यू आएगा हमारा 1/√2, तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ लिख लेंगे। तो अब देखिए ये जो इलोंगेशन का वैल्यू आएगा दैट इज़ हमारा x, ये x कितना होगा तो हमारा बन जाएगा xc/√2, तो यहाँ से हम लोगों को जो है ये पता चल जाएगा। अब इतना ही वैल्यू हमारा b के लिए भी होगा, सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, elongation in spring A and B, तो ये कितना हो रहा है इक्वल्स टू x इक्वल्स टू xc/√2। तो अभी तक में हम लोगों ने देख लिया कि मीन्स स्प्रिंग C में कितना इलोंगेशन हो रहा है, फिर हमारा स्प्रिंग B में और A में कितना इलोंगेशन हो रहा है, ये सब हमने देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने एलोंगेशन का पता कर लिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि जब एक्स सी इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा था तो इसमें जो था वो फोर्स इस डायरेक्शन में वो लगाएगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द मीन्स कंप्रेशन, और एलोंगेशन जिस डायरेक्शन में कंप्रेस होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स स्टोर होगा दैट शुड बी ऑफ एक्स सी, तो इस डायरेक्शन में हमको एक्स सी का पता चल गया। अब देखिए ये जो स्प्रिंग बी है ये इलोंगेट होकर के इस पॉइंट पर तो पहुंचा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस इलोंगेशन के डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर दिखाए हैं तो ये हमको ऐसा दिख रहा है कि ये एक्चुअली में इस लाइन से मीन्स दूर चला गया, लेकिन अगर इस लाइन से दूर जाएगा तो हमको क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो एक्चुअली में ये एंगल वेरी स्मॉल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इस स्मॉल एंगल होने की वजह से इसके डायरेक्शन को जस्ट हम लोग इसी डायरेक्शन में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि के एक्स बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली के एक्स ए जो होगा दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए के एक्स ए जो होगा दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो एक्चुअली में अब हम लोग इसको अगर सेपरेटली ड्रॉ कर ले कहीं पे तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए के एक्स बी जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, के एक्स ए जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और के एक्स सी जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस तरह से हम लोगों को तीनों का इलोंगेशन जो है वो पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मीन्स ओरिजिनल डायग्राम था वहाँ पर ये वाला एंगल कितने का था तो 45 डिग्री का था। तो अगर ये एंगल 45 है बाय दैट टाइम ये एंगल भी 45 का होगा, और ये 45 सो ये भी 45, उस सिचुएशन में ये भी 45 डिग्री का होगा। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है के और बी के बीच में जो है वो एंगल तो 90 डिग्री है, पर इन दो के बीच जो है वो 45 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम लोग के ए और के बी का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा कि के सी के साथ ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं कि रिजल्टेंट ए बी जो होगा वो के सी के ही डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर हम लोग रिजल्टेंट ए बी अगर इवेल्युएट करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, तो देखिए मीन्स यहाँ पे बन जाएगा के ए स्क्वायर प्लस ऑफ के बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 KB, तो वहाँ पर हो जाएगा cos 90, सो ये टर्म बन जाएगा 0।
तो यहाँ पे जो a है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि xc/2 है, तो इसको देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि xc/2, तो इस xc/2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और kb भी उतना ही है, मीन्स xc/2, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, यही टर्म 2 बार आएगा। तो जब ये टर्म 2 बार आएगा तो इसी को हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो बनेगा दैट इज इक्वल्स टू, ये देखिए kxc का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर √2 वाला 2 बनेगा, यहाँ का 2 है, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, तो kxc ही बनेगा। सो हमको क्या पता चला कि रिजल्टेंट AB जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो kxc, और हम लोग पहले से देख चुके हैं। सो नेट रिजल्टेंट जो अब होगा, सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि नेट रिजल्टेंट जो होगा दैट इज हमारा नेट रिजल्टेंट will be equals to रिजल्टेंट ऑफ AB प्लस ऑफ, हम लोग C के लिए निकाल चुके हैं KC, सो यहाँ पर जो बनेगा दैट इज KC प्लस ऑफ KC, दैट इज 2KC, सो 2KXC। सो ये हमको क्या मिला है, फोर्स का इक्वेशन मिला है। सो फोर्स हम लोगों को क्या मिला है, दैट इज 2KXC। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर से इसको इक्वल कर दीजिए m ओमेगा स्क्वायर xc, सो m ओमेगा स्क्वायर ऑफ xc। अब यहाँ पर से आप जो है सो अगर क्या कह रहे हैं या इसको k इक्विवेलेंट इंटू x से इक्वल कर लीजिए, और यहाँ पे xc के टर्म में लिख रहे हैं तो आप xc के टर्म में ही रख लीजिए, तो हम लोगों को जो k इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। सो इसको भी यूज़ कर सकते थे, मीन्स जल्दी करने के लिए इसको यूज किया, तो इसको हम लोग इसी तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2k, तो टाइम पीरियड अब हमारा क्या बन जाएगा 2π√m/k, तो यहाँ पर से क्या आएगा, तो 2π√m/, और यहाँ पर क्या बनेगा, सो k की जगह हम लोग लिखेंगे 2k, तो इट शुड बी द टाइम पीरियड। सो 19th का जो आंसर आएगा 2π√m/2k, सो करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है सो 2π√m/2k। सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज हमारा 20। सो 20 में हम लोग को कहा जा रहा है रिपीट द प्रीवियस एक्सरसाइज इफ द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द स्प्रिंग इज 120 डिग्री इनिशियली। सो हमें प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही अगेन ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 स्प्रिंग है और ये तीनों स्प्रिंग कुछ इस तरह से इस मास के साथ जो है वो अटैच है। अब यहाँ पर ये B है, ये A है और ये C है, तो अगेन ये एंगल जो होगा दैट इज सॉरी ये हमें प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है, कह के पूरा प्रीवियस प्रॉब्लम को ही हमने कॉपी कर दिया, बट एंगल यहाँ पर चेंज कर दिया गया है दैट इज हमारा 120 डिग्री का। सो यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है हमको 120 डिग्री का दिया गया। तो जब एंगल 120 डिग्री का होगा तो सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, सो इस तरह से, तो जब एंगल 120 डिग्री का होगा बाय दैट टाइम कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। सो 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो अब देखिए अगर ये 120 का एंगल होगा तो दिस वैल्यू टोटल 180 होगा, तो बाय दैट टाइम ये एंगल 60 का होगा और ये एंगल भी 60 का ही होगा। तो अब देखिए जब हम लोग इसमें स्प्रिंग C को कंप्रेस कर रहे होंगे तो स्प्रिंग में जो फोर्स बन रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनना होगा। सपोज हमने इसको XC कंप्रेस किया, जो स्प्रिंग में कह रहा है उसको हम लोगों ने XC कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग मीन्स यहाँ पे XC लेने के लिए हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट कहा गया है प्रेस, तो उसको हम लोगों ने XC ले लिए हैं। तो इस डायरेक्शन में हम लोग XC कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ही सीखा कि ये वाला स्प्रिंग भी एलोंगेट होता है और ये वाला भी एलोंगेट होता है। तो एक्चुअली में जो एलोंगेशन का वैल्यू होता है वो सेम ही होता है दोनों के लिए।
तो हम लोग अगर एक को सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे का एलोंगेशन भी सेम ही होगा। अब देखिए जब हम लोग इस लाइन से यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मीन्स इसको इक्वली, इसका इक्वली इतना मान लेंगे नियर अबाउट, तो ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सपोज इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन जा रहा है कुछ इस तरह से, और इसका नेमिंग हम लोग कर रहे हैं क्या, तो सपोज ए बी और सी। अब इसमें ये वाला पार्ट को हम लोग एक्स सी कह रहे हैं। अब ये जो एंगल है ये हमको 90 डिग्री पता है। देखिए जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल जो होगा दैट शुड बी 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमको क्या पता चलेगा कि 30 डिग्री। अब ये एंगल जब 30 है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा तीनों के लिए, देखिए 90 और 30 120, और ये हो जाएगा 60, सो 180 बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में साइन लॉ को यूज़ करेंगे तो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू निकालना है, मीन्स सी बी। तो सी बी को सपोज हम लोग एक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स सी बाय साइन 90 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है वो एक्स बाई इसके सामने का जो एंगल है दैट इज़ हमारा साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल जाएगा। अब एक्स सी जो है वो हमें मालूम है, मीन्स ये चीज़ हम एक्स सी के टर्म में ही इवेलुएट करेंगे। सो साइन 90 हमारा 1, तो यहाँ पे बनेगा एक्स अपॉन, और ये बन जाएगा 1 बाई साइन 31/2, सो 2 ऊपर जाएगा और 1। सो यहाँ पर x जो बनेगा दैट इज़ हमारा एक्स सी बाई 2 हो जाएगा। सो एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स सी बाई 2। तो इस तरह से जो है हमको तीनों का ही अब जो है वो इलोंगेशन पता है। तो फिर ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह इसमें अब क्या होगा, यहाँ पर ही देखिए इसका अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो के एक्स सी में जो इलोंगेशन होगा, सो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसमें जो फोर्स बनेगा वो किस डायरेक्शन में ले जाएगा, तो देखिए ये बन जाएगा के एक्स सी का डायरेक्शन बन जाएगा, और हम लोग इसको इसी के डायरेक्शन में मानते हैं। सो के एक्स बी जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, और के एक्स ए जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर से अगर ये एंगल कहेंगे तो 60 डिग्री का, और ये एंगल भी कहेंगे तो 60 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में 120 के एंगल पर हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट जो होगा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर के एक्स ए और के एक्स बी के बीच जो एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट ऑफ अगर हम लोग ए बी इवेलुएट करने का ट्राई करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि के एक्स ए का स्क्वायर प्लस ऑफ के एक्स बी का स्क्वायर प्लस 2 के ए और के बी एंड कॉस 120 डिग्री। सो ये वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो टर्म बनेगा दैट इज़, इसको हम लोग अब एक्स सी के टर्म में लिखेंगे। सो के एक्स सी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू अगेन ये 2 बार के एक्स सी आएगा, सो के एक्स सी बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस 120 जो होगा दैट शुड बी मीन्स साइन 120 √3/2, तो ये हो जाएगा हाफ, मीन्स माइनस ऑफ 1/2। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो होगा वो कैंसिल बनेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बनता है, सो यहाँ पर बनेगा के एक्स सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 है, तो यहाँ पर से जो टर्म बनेगा सो के एक्स सी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस ऑफ के एक्स सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो दिस वैल्यू में से अब ये इसका हाफ है, तो इसमें से तो इतना ही बचेगा। अभी देखिए देख लेते हैं ऐसे भी करके, तो ये हो जाएगा 2 के एक्स सी का स्क्वायर और माइनस ऑफ के एक्स सी का स्क्वायर। सो के एक्स सी का स्क्वायर बाई 4 ऐसे भी आ रहा है, तो हमको क्या पता चलेगा इसका वैल्यू कि के एक्स सी का ये टर्म होता है होल स्क्वायर। सो ये होल स्क्वायर का टर्म है। सो के एक्स सी ऊपर से बचेगा और नीचे बचेगा हमारा 2 के एक्स सी बाई 2। तो अब देखिए हम लोग को रिजल्टेंट ऑफ ए बी जो पता चल चुका है दैट इज हमारा के एक्स सी बाई 2 हो रहा है। सो रिजल्टेंट ऑफ ए बी जो हो रहा है
दैट इज kxc/2 हो रहा है। अब हम लोग अगर f रिजल्टेंट पता करेंगे, f रिजल्टेंट अगर पता करेंगे तो ये क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में मीन्स kxc अपना फोर्स kxc लगा, मीन्स स्प्रिंग c अपना जो फोर्स लगा रहा था दैट इज kxc, और AB का जो रिजल्टेंट आया है दैट इज kxc/2। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2kxc और kxc, सो दैट इज 3kxc/2। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग फोर्स के साथ इक्वल कर लेंगे तो फोर्स जो होता है, हम एलोंगेशन को इन टर्म्स ऑफ xc काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को फोर्स इक्वल हो जा रहा है 3/2kxc। सो k इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज हमारा 3/2 हो रहा है। तो k इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 3k/2। तो अगर टाइम पीरियड इवेल्युएट करना हो तो 2π√m/k। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सो 2π√m डिवाइडेड बाई k के लिए यहाँ करना होगा 1 और ये हो जाएगा 3k/2 लेना है ना, सो यहाँ पर बनेगा हमारा 2। सो दिस वैल्यू इज 2 और नीचे बनेगा 3k। सो जो टाइम पीरियड का वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी 2π√2m/3k होना चाहिए। सो दिस शुड बी द टाइम पीरियड। So this is the answer of question number 20. So 2π√2m/3k, तो ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हमको 20th का जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज हमारा 21। सो 21 में हम लोगों से कहा जा रहा है द स्प्रिंग शोन इन द फिगर आर unstretched in the beginning. When a man starts pulling the block, the man exerts a constant force F on the block. Find the amplitude and frequency of the motion of the block. So देखिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 स्प्रिंग है। सो फर्स्ट स्प्रिंग इज लाइक दिस, और सेकेंड वाला जो है वो 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो इस तरह से सेकेंड का इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पर कोई मास m जो है वो इसके साथ अटैच्ड है, और यहाँ ये इस तरह से है फिक्स। सो अब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमने कोई फोर्स F लगाया, तो हम लोगों को पहले बताना है कि द एम्पलीट्यूड क्या होगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन क्या होगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड पता करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स लगाया वो इक्वल होगा कितना का, तो k इक्विवेलेंट इंटू एक्स के इक्वल होगा। मीन्स जितना फोर्स हमने इधर से लगाया वही फोर्स को तो ये स्प्रिंग बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब वो मैक्सिमम फोर्स इवेल्युएट कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग x की जगह पर क्या कह देंगे, नॉर्मल फोर्स इक्वेशन इस तरह से। अब जब एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, के ई इक्विवेलेंट इंटू ए, वहाँ पर से हमको एम्पलीट्यूड का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए हमको क्या पता चल रहा है कि पहले पार्ट का एम्पलीट्यूड पता करने के लिए हमको के इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा उसके लिए यहाँ पे हम लोग को पहले ये लिखना पड़ेगा, ये K2 है, ये K3 है और ये K1 है। तो अगर हम लोग अब K1 और K2 का जो है वो इक्विवेलेंट इवेल्युएट करेंगे तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट डैश कह लेते हैं, और इस सब जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको के इक्विवेलेंट कह लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस ऑफ K3। सो दिस वैल्यू हमको इवेल्युएट हो चुका है। अब जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी K1 प्लस ऑफ K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस ऑफ K3। तो यहाँ से जो बनेगा, सो ये वैल्यू जो बनेगा दैट इज K1 इंटू K2 प्लस K1 इंटू K3, और K2 इंटू K3 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ टर्म बच रहा है K2 प्लस K3। सो अब हमको जो है वो के इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल चुका है। तो जो पहले पार्ट में हम लोगों को एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, सो उसको हम लोगों ने क्या कहा था, के इक्विवेलेंट इंटू ए। सो एम्पलीट्यूड का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो F बाय के इक्विवेलेंट। सो जस्ट हमको अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे, F बाय, सो दिस इज गोइंग टू बी F बाय के इक्विवेलेंट।
सो दिस वैल्यू इज एफ बाई के इक्विवेलेंट। तो अब के इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग इस तरह से रख देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ इंटू के टू प्लस ऑफ के थ्री एंड होल टर्म डिवाइडेड बाई के वन के टू प्लस ऑफ के वन के थ्री प्लस ऑफ के टू के थ्री। सो इस तरह से ये होना चाहिए। तो लेट अस मैच द आंसर। सो इसमें हम लोगों को पार्ट ए का जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इस तरह से पार्ट ए का आंसर हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया है, मीन्स एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब के की जगह हम लोगों ने के इक्विवेलेंट लेना होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे कि अगर ये वैल्यू है टाइम पीरियड के लिए, तो हमको फ्रीक्वेंसी इवेल्युएट करना है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो कि 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट हम लोगों ने करना है। सो ये हमको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताएगा। तो इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए f शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई इंटू यहाँ पर जो टर्म है m। सो m क्वेश्चन में कैपिटल M है, तो इसको हम लोग कैपिटल M ही यूज़ करते हैं अब से। तो यहाँ पर देखिए m बाई के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा, आपको के इक्विवेलेंट है k1 k2। सो k1 k2 प्लस ऑफ k2 k3 प्लस ऑफ k1 k3 एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय हमारा है, सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय k2 प्लस ऑफ k3। सो k2 प्लस ऑफ k3